मिस्टर देवराय के निकल जाने के बाद आद्या विक्रांत के पास थी। तभी डॉक्टर आया। उसने आते ही आद्या से कहा, अच्छी न्यूज़ है, विक्रांत को आजकल में डिस्चार्ज कर देंगे। ये सुनकर आद्या के चेहरे पर खुशी दौड़ आई। तभी फिर डॉक्टर ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, मिस्टर विक्रांत, आप चाहें तो ऑक्सीजन मास्क हटाकर बात कर सकते हैं। इतना कहकर विक्रांत ने अपना ऑक्सीजन मास्क धीरे से हटाया और पहले अच्छे से सांस ली और आद्या की मुस्कुराहट देख के थोड़ा खुश हुआ। फिर हल्की सी दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या उसने कुछ बताया? नहीं सर, आज उसे यहाँ से जेल में शिफ्ट करने वाले, फिर उसके बाद ही हम पूछताछ कर पाएंगे। आद्या ने विक्रांत को बताया तो वो कुछ सोचने लगा। अच्छा, और रूही कहाँ है? विक्रांत के सवाल पर आद्या इधर उधर देखने लगी, जैसे वो इस सवाल का जवाब अभी नहीं देना चाहती। तो फिर विक्रांत ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? उसे भी किसी तरह की कोई चोट लगी है क्या? ये सुनकर आद्या ने कहा, नहीं, इस वक्त वो कहाँ है हम में से किसी को नहीं पता। ये सुनकर विक्रांत ने चौंक कर कहा, कॉल करो, मुझे उससे बात करनी है। विक्रांत अब पहले से काफी ठीक था। डॉक्टर ने उसे बात करने की परमिशन दे दी थी, वरना तो डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करते। विक्रांत के कहने पर रूही ने कॉल लगाकर स्पीकर ऑन किया। तब रूही का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये देखकर विक्रांत ने कहा, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, कैसे? विक्रांत की इस बात को आद्या ने कवर करते हुए कहा, हो सकता है उनका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। हाँ शायद, वरना उसका फोन स्विच ऑफ तो नहीं बताता। विक्रांत ने आद्या की बात पर कहा, जबकि ये दोनों इस बात से अनजान हैं कि रूही अभी जिस जगह पर थी वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, न कि असल में रूही का फोन स्विच ऑफ था। तो रूही मिस्टर क्लैड के खास आदमी से कहती है, फिर उन्हें वापस आने में कितना वक्त लगेगा? इस सवाल का जवाब भी मैं भी नहीं दे पाऊंगा, रूही से उस आदमी ने कहा, जिसे सुनकर रूही ने गुस्से में कहा, वो जब आए तो बोलना दर्शन ग्रह से कोई मिलने आया था और दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोई आया था क्या? वो तो शायद आपको जानते हैं, दर्शन ग्रह पर आप दोनों ने बहुत काम साथ में किया था, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की इस बात पर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुस्से में वहां से निकलने लगी। वहीं दूसरी तरफ हंसू का ऑफर सुनकर मिस्टर क्लाइड ने कहा, नहीं, इस वक्त मुझे एडवांस नहीं चाहिए, अगली डिलीवरी लेट भी हो सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम जब चाहो डिलीवर कर देना, बस ये रख लो ताकि तुम इधर उधर मुंह मारने से बच सको। हंसू ने मिस्टर क्लाइड के मुंह पर उनकी इंसल्ट करते हुए कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड का मन किया कि वो अभी इसी वक्त हंसू को मार डालें, लेकिन ऐसा करना बेवकूफी होगी, फिर वो भी यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएंगे। तो मिस्टर क्लाइड ने कहा, क्या इसके अलावा कोई ऑफर नहीं है? नहीं, एडवांस तो तुम्हें लेना ही होगा, कोई और ऑफर नहीं है, एडवांस के बाद ही भरोसा होता है, हंसू ने कहा। जिसके बाद मिस्टर क्लाइड ने कहा, ठीक है, मुझे अलीजा से इस बारे में बात करनी है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, जल्दी बताना, मेरे पास वक्त कम है, हंसू ने काउंटडाउन देते हुए कहा। जिसके बाद मिस्टर हंसू के आदमी अलीजा को बुलाकर ले आए। फिर क्लैड और अलीजा दोनों सबसे दूर अकेले में खड़े बातें कर रही थी। दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्लैड ने थोड़ी परेशानी में कहा, मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से बीमार है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा, लेकिन इस तरह पितामह मुझे वापस जाने की परमिशन नहीं देंगे। मुझे जल्द से जल्द उनका दिया टारगेट पूरा करना है, तो क्या करूं? क्या हम इससे डील कर लें? ये 1000 करोड़ एडवांस दे रहा है, पर इस तरह तो हम इसके ट्रैप में फंस जाएंगे, हम दूसरे बायर से कभी कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, अलीजा ने क्लाइड से कहा। जिसे सुनकर क्लाइड ने कहा, हाँ जानता हूँ, पर अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, हम अपने माल को ज्यादा देर तक गोदाम में नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा। मिस्टर क्लाइड इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रहे थे। पहले उन्हें ये चिंता थी कि उन्हें इतनी जल्दी वापस नहीं जाना था, लेकिन अब वक्त बदल गया था। उन्हें वापस जाना था, लेकिन जब तक उनका यहाँ काम खत्म नहीं हो जाता, उन्हें वापस दर्शन ग्रह जाने की परमिशन भी नहीं थी। तो फिर अलीजा ने कहा, ठीक है, तो फिर डील करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो होगा देखा जाएगा, और अभी हम नेपाल में हैं, तो यहाँ हमारी पावर भी ज्यादा नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम तय करेंगे कि डील कहाँ करनी। अलीजा की इस बात से मिस्टर क्लेड खुश हुए। उन्होंने कहा, हाँ ये हुई ना बात, मैं खामखा परेशान हो रहा था। जहां एक तरफ मिस्टर क्लेड अब हंसू के साथ अपने माल की डील करने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के पास में ही सिद्धू और आद्या दोनों बैठे थे। विक्रांत ने सिद्धू के हाथ पर बंधी सफेद पट्टी को देखकर कहा,
काफी चोट लगी है तुम्हें, रेस्ट करना चाहिए। नहीं सर, ये तो मामूली चोट है, सिद्धू ने कहा। फिर विक्रांत ने पूछा, जोसेफ ने कुछ बताया? ये सवाल सुनकर पहले तो सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, फिर उसने कहा, सच बताऊं सर तो जब से आप एडमिट हुए हो किसी का ध्यान केस पर नहीं है। ये सुनकर विक्रांत ने आद्या की तरफ देखा। तब आद्या ने अपनी सफाई में कहा, सर रूही मैम पूरे दिन गायब रहती है, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं पर वो हमारी बात ही नहीं सुनती। ये सुनकर विक्रांत को और शौक लगा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ओके समझ गया, मुझे जल्दी से डिस्चार्ज होने की जरूरत है। सॉरी सर, लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि शायद आप साथ होते तो हम कर सकते थे, सिद्धू ने कहा। विक्रांत का सर अब गुस्से से फट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टीम के लोग उसकी पीठ के पीछे अब कामचोर हो गए, और रूही के बारे में तो मिस्ट्री और भी बढ़ती जा रही थी। जब से वो एडमिट हुआ था, टीम में से किसी का ध्यान संध्या राठी के केस पर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय आईजी एमजे चौधरी के सामने उनके ऑफिस में बैठे थे। तो आईजी देवराय से कहते हैं, तुम विक्रांत के बाप, समझ सकता हूं अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट देखकर कैसा फील कर रहे हो। थैंक्स सर समझने के लिए, देवराय ने बीच में बोलते हुए कहा। फिर आईजी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, पर तुम जानते हो ना इस वक्त संध्या राठी का केस हमारे लिए कितना जरूरी है। तो मेरी मानो, जब तक विक्रांत ठीक होता है तुम किसी और को अपॉइंट कर दो। ये बात सुनकर मिस्टर देवराय को बहुत बुरा लगा, जैसे आईजी इसी वक्त का इंतजार कर रहा हो। जब मिस्टर देवराय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आईजी ने कहा, हम पुलिस वाले इस तरह से जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं ले सकते। तुम अपने बेटे को यूनिट का हेड बनाकर पहले ही गलती कर चुके हो, अब उसे इस हालत में ड्यूटी पर लाना ठीक नहीं रहेगा। जी सर समझ गया, देवराय ने कहा। जिसे सुनकर आईजी ने कहा, ओके तो तुम अब जा सकते हो, और उम्मीद करता हूं इस बार तुम जज्बाती होकर नहीं बल्कि समझदारी से काम लोगे। अभी मैंने फैसले तुम पर छोड़ रखे हैं, लेकिन अगर बार बार गलतियां आई तो फिर मैं अपनी तरफ से यूनिट को कंट्रोल करूंगा। मैं उसके नए लीडर को इंट्रोड्यूस करूंगा। समझ गया सर, आप बेफिक्र रहें, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, मिस्टर देवराय ने गर्दन झुकाते हुए कहा। मिस्टर देवराय की गर्दन इस तरह से कभी नहीं झुकी, लेकिन आज उनकी झुकी गर्दन बता रही थी कि इस आदमी को कितना बुरा लगा। मिस्टर देवराय से आईजी ने शान से कहा, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर मिस्टर देवराय खड़े हुए और फिर बाहर आ गए। बगैर 1 मिनट रुके वो अपनी कार में आ बैठे। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, सर कहाँ जाना है? हॉस्पिटल चलो जल्दी से, मिस्टर देवराय ने कहा। इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके थे। विक्रांत हॉस्पिटल में अभी बेड पर अपनी पीठ के सहारे बैठा, तो उसके सामने आद्या और सिद्धू अभी भी बैठे हुए थे। आद्या से विक्रांत कहता है, तुम जोसेफ से पूछताछ करो, और सिद्धू तुम उस आदमी का मुंह खुलवाओ जिसने हम पर अटैक किया था। हम इस तरह चुप नहीं बैठ सकते, संध्या राठी के इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। जी सर, विक्रांत से सिद्धू ने कहा। फिर उसके बाद विक्रांत ने 2-4 और बातें आद्या और सिद्धू को बताई। तभी आद्या का फोन बजा। उसने देखा तो रूही का कॉल था। ये देखकर आद्या झट से बोली, सर रूही का कॉल आ रहा है, लाओ इधर दो। विक्रांत ने आद्या के हाथ से फोन लेकर कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो कहाँ हो तुम? रूही विक्रांत की आवाज सुनकर शॉक्ड रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आद्या के कॉल पर विक्रांत से बात करनी पड़ जाएगी। तो रूही ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं एक जरूरी काम से बाहर आ गई थी, तुम बताओ तुम कैसे हो, और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा था, विक्रांत ने रूही से कहा, जिसके जवाब में रूही कहती है, हाँ वो दिन में डिस्चार्ज हो गया था, और मैं भी सुबह चार्ज लगाना भूल गई थी। अभी तुम ड्राइव कर रही हो क्या? विक्रांत ने रूही से पूछा, जिसके जवाब में रूही कहती है, हाँ घर की तरफ जा रही थी। ये सुनकर विक्रांत को अजीब लगा, क्योंकि उसको कॉल पर पीछे से किसी ट्रैफिक की आवाज भी नहीं आ रही थी, जिसका मतलब है कि रूही की कार किसी शांत इलाके में चल रही थी जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। विक्रांत ने नोटिस किया, लेकिन रूही से इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। तभी मिस्टर देवराय का अंदर आना हुआ, जिनके आते ही विक्रांत के जहन में अचानक से उसकी मॉम आ गई। उसका सारा ध्यान रूही वाली बात से हटकर अपनी मॉम वाली बात पर चला गया। जब उसके डैड उससे कुछ कह रहे थे तो फिर विक्रांत ने रूही से कहा, ओके आराम से जाना। इतना कहकर विक्रांत ने कॉल कट कर दिया। विक्रांत की साइड से ओके सुन के रूही ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा, शिट, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? उसे जरूर मुझ पर शक हुआ होगा। विक्रांत ने मेरा झूठ पकड़ लिया होगा। रूही की बात सही थी। विक्रांत को पता तो चल चुका था कि रूही उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन इसके बाद भी विक्रांत ने कुछ नहीं कहा।
और जब तक वो कहने के मूड में आता तभी मिस्टर देवराय आ धमके थे। देवराय के आते ही सिद्धू और आदिया दोनों धीरे से खड़े होकर बाहर चल दिए। देवराय ने विक्रांत से पूछा, कैसी है तबीयत? तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपसे कुछ बात करनी थी, विक्रांत ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, हाँ बोलो। क्या सच में मॉम? अभी विक्रांत ने इतना ही कहा था, लेकिन देवराय को समझ आ गया कि विक्रांत ने उसकी बात कोमा में सुन ली होगी, तभी उसने सवाल किया। लेकिन अब देवराय को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे बताएं और किस तरह बताएं। जो बात उसने अपने बेटे से इतने सालों से छिपा रखी थी, उसका इस तरह सामने आना दोनों बाप बेटों के बीच में नफरत की दीवार बन सकती थी। क्या वाकई में मिस्टर देवराय अपने बेटे विक्रांत को सारी बात बता पाएंगे या फिर नहीं? ऐसा क्या सच था विक्रांत की माँ का जो आज तक मिस्टर देवराय ने छिपा कर रखा था? क्लेड कैसे फिर से अपनी दुनिया में जा पाएगा? विक्रांत की बात पर मिस्टर देवराय ने समझाते हुए कहा, तुम पहले अच्छे से ठीक तो हो जाओ, ये बात तो बाद में भी की जा सकती है। नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आपको ये बात मुझसे नहीं छिपानी चाहिए थी, पर आपने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे अब सब कुछ जानना है, अभी क्या अभी। विक्रांत अपनी माँ की बात से होश गंवा बैठा था। उसके दिमाग में अपनी माँ के चले जाने का झूठ अब उसे अंदर ही अंदर खाते जा रहा था। अचानक से विक्रांत को देखकर मिस्टर देवराय की आंखें भर आई। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, हाँ, ये सच है कि तुम्हारी मां मरी नहीं, बल्कि वो लापता हुई थी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली। मिस्टर देवराय